हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग प्रथमा विभक्ति का भी कारक विभक्तियाँ में प्रथमा विभक्ति का सूत्र पढ़ चुके हैं। कारक विभक्तियाँ में द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का भी सूत्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तृतीय विभक्ति करण कारक का सूत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। करण कारक का सूत्र का ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में पूरा करण कारक खत्म होगा, तो पार्ट 1 को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। आइए देख लेते हैं, देर नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, करण कारक तृतीय विभक्ति, ये हमारा करण कारक का तृतीय विभक्ति का पार्ट 1 होगा। पार्ट 1। तो सबसे पहले करण कारक तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है साधक तमम। साधकतमं करणम अथवा करणे तृतीया, अथवा करणे तृतीया यानी करण में तृतीय विभक्ति होती है, यही कह रहा है ये। साधकतमं करणम अथवा करणे तृतीया, तो क्रिया करने में जो अत्यंत सहायता करे उसे करण कारक कहते हैं, और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दूं, कहा जाए कि मैं मार्कर से लिखता हूं, तो देखिए लिखने में सहायता क्या कर रहा है? मार्कर कर रहा है, मार्कर करण कारक हो जाएगा। दूसरा वाक्य, लड़के पुस्तकों से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लड़के पढ़ रहे हैं, किस चीज से? पढ़ने में सहायता क्या कर रहा? पुस्तक, पुस्तक करण कारक हो गया। अगर कहा जाए कि तुम मुंह से बोलते हो, तो बोलने में सहायता क्या कर रहा है? मुख कर रहा है, तो यहाँ पे मुख क्या हो गया? करण कारक हो गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। हम लोग व्याख्या सबसे पहले लिखेंगे साधकतमं करणम, या इसका दूसरा नाम है करणे तृतीया। इसका व्याख्या लिखेंगे, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, जो अत्यंत सहायक हो, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और इसमें यानी कि करण कारक में, इसमें मतलब करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, क्रिया करने में जो सहायता करेगा उसी को करण कारक कहेंगे, और करण कारक में हम तृतीय विभक्ति आराम से लगा देंगे। चलिए यथा में देखते हैं। कहा जाए कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, लिखना क्रिया हुआ, और इस क्रिया को करने में सहायता कौन कर रहा? कलम। तो कलम करण कारक हुआ, और इसमें हम तृतीय विभक्ति लगा करके बनाएंगे। तो बनाते हैं, राम का रामः विसर्ग है, कोई चिन्ह नहीं है इसलिए विसर्ग दिए हैं। कलम, कलम का कलम लिखेंगे। अब तृतीय विभक्ति लगाने के लिए ए न लगा देंगे, एक वचन में है। लिखता है का संस्कृत हो जाएगा लिखति, एक वचन में कलमेन होता है, कलमेन, कलमाभ्याम कलमय, द्विवचन में कलमाभ्याम और बहुवचन में कलमय, यानी कि आभ्याम और अ विसर्ग, बहुवचन में अ विसर्ग होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कहा जाए छात्र पुस्तकों से, छात्र पुस्तकों से पढ़ते हैं, छात्र पुस्तकों से पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, पढ़ना क्रिया है, और इस क्रिया को करने में सहायता कौन कर रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, लेकिन बहुवचन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक वचन लगा है, एक कलम है, यहाँ बहुत सारा पुस्तक है तो बहुवचन लग जाएगा, तो अ विसर्ग लग जाएगा, दो एक लिए और विसर्ग लग जाएगा बहुवचन के लिए। तो छात्र पुस्तक से पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र हैं। छात्र का रूप बालक के समान चलता है, बालकः बालकौ बालकाः, तो छात्र का हो जाएगा छात्र छात्रौ
छात्रा बहुवचन में हो जाएगा छात्रा। अब पुस्तक में बहुवचन तृतीया का बहुवचन लगाएंगे हम, पुस्तक में तृतीया विभक्ति लगाएंगे और बहुवचन, तो दुगो एकले और विसर्ग, क्योंकि बहुत सारा पुस्तक है पढ़ते हैं। जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में पठती पठता पठंती हो जाएगा बहुवचन में क्रिया। तो इस प्रकार से हम लोग तृतीया विभक्ति में बना सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग कॉपी में देख करके नोट कर सकते हैं। वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिएगा और नोट करके तब आगे की तरफ मैं बताने जा रहा हूँ। इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा करके मैं अगला सूत्र 2 नंबर सूत्र बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए 2 नंबर तृतीया विभक्ति का 2 नंबर जो हम लोग सूत्र पढ़ने वाले हैं, ये 2 नंबर सूत्र हमारा ये है सहार्थे तृतीया। 2 नंबर सूत्र का नाम है सहार्थे तृतीया। ये सहार्थे तृतीया 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर सूत्र सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया, तो देखिए सहार्थे तृतीया का व्याख्या किया जाए, सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम। देखिए सह साकम सार्धम, इन तीनों शब्द का अर्थ होगा साथ। सह का मतलब भी साथ, साकम का मतलब भी साथ, सार्धम का मतलब भी साथ, तीनों शब्द का अर्थ हो गया साथ। तो सह साकम सार्धम यानी साथ, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में अप्रधान पदों में, अप्रधान पदों में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान पदों में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। देखिए सिंपल सी बात है कि जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी, जिसके साथ का बोध होगा उसमें तृतीया। जैसे मैं कहूं मैं आपके साथ जाता हूं, तो किसके साथ? आपके साथ, आप में तृतीया विभक्ति लग जाएगा। अगर कहा जाए पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, तो किसके साथ, सॉरी, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, तो पुत्र किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ, पिता में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। अगर कहा जाए राम का विवाह सीता के साथ हुआ, तो सीता में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। कहा जाए राम सीता के साथ जंगल गए, तो सीता में तृतीया विभक्ति, मतलब जिसके साथ उसी में तृतीया विभक्ति। बात समझे? चलिए यथा उदाहरण लेते हैं इसका, सीता का विवाह, पहला उदाहरण, सीता का विवाह राम के साथ हुआ, राम के साथ हुआ, भूतकाल में है। तो आप इस वाक्य में देखिए किसके साथ, तो राम के साथ, राम में तृतीया लगाना है। चिन्ह चाहे जो भी हो, जिसके साथ रहेगा उसी में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। अब चिन्ह के है तो षष्ठी नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ पे षष्ठी लगेगा, क्योंकि यहाँ साथ का बोध नहीं हो रहा है, ये राम के साथ का बोध हो रहा है, तो राम में तृतीया लगेगा, जिसके साथ उसमें तृतीया। तो सीता का, तो सीता में षष्ठी लगाएंगे। लता याह, लता के समान रूप चलता है, लता याह, तो सीता का सीता याह, सीता याह, सीता का विवाह, विवाह, विवाह का क्या होगा? विवाह राम के साथ, तो राम में तृतीया लगाएंगे। रामेण, राम में एकले न लगा देंगे, रामेण। साथ का संस्कृत तीनों में से कोई लिख दीजिए आप, स लिखिए चाहे साकम चाहे सार्धम। तो साथ का मैं लिख देता हूं सह, और हुआ का संस्कृत अभवत, भूतकाल में हो जाएगा अभवत। सीता के साथ हुआ, राम का विवाह सीता के साथ हुआ, सीता का, सॉरी, सीता का विवाह राम के साथ हुआ। अच्छा ये कहा जाए राम का विवाह सीता के साथ हुआ, इसी को पलट करके तो सीता में तृतीया विभक्ति लगा देना, क्या दिक्कत है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम सीता के साथ, सीता के साथ जंगल गए, जंगल गए। इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए, राम सीता के साथ जंगल गए, किसके साथ? सीता के साथ, तो सीता में तृतीया लगाएंगे।
राम का होगा रामः, सीता में तृतीया लगेगा तो लता के समान लतया, तो सीतया, तृतीया लग गया सीता में सीतया। सात का संस्कृत तीनों में से कोई लिख दीजिए। चलिए मैं अब साकम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। साकम माने सात। जंगल का संस्कृत हो जाएगा वनम, और गणे का गच्छत। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा कहा जाए पुत्र पिता के साथ बाजार जाएगा, चाहे गया, जाएगा। तो किसके साथ? पिता के साथ, तो पिता में तृतीया लगाएंगे। पुत्र का क्या होगा? पुत्र। पिता के साथ पिता में तृतीया लगाएंगे। पिता 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 पितरा। तृतीया में क्या होता है? पिता का पितरा। और साथ जो है, साथ का संस्कृत अब मैं सार्धम लिख दे रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। सौ लिखे चाहे साकम लिखे, चाहे तीनों में सार्धम लिख दीजिए। मैं तीनों में एक एक करके लिख दिया हूँ ना। बाजार का हाटम जाएगा, लिरिट लकार में है, गमिष्यति हो जाएगा, गमिष्यति। पुत्र पिता सार्धम हाटम गमिष्यति। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवाद बनाने के लिए एग्जाम में देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अनदेखा नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में दे देगा तो आप लोग षष्ठी विभक्ति लगा के बना दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। सूत्र से ज्यादातर एग्जाम्पल देता है। आगे बढ़ूं, इसे मिटा करके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला सूत्र हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सूत्र हमारा होगा प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। सूत्र का नाम है प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। देखिए तृतीय सूत्र 3 नंबर, प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। उपसंख्यानम ये हमारा सूत्र है। व्याख्या हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव। आकृति, जाति, नाम आदिवाचक शब्दों में, आदिवाचक शब्दों में, शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। देखिए प्रकृति, जाति, प्रकृति, आकृति, जाति, नाम, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति, आकृति, जाति, नाम। चलिए उदाहरण से समझते हैं, बढ़िया रहेगा। कहा जाए वह स्वभाव से, स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, स्वभाव से कंजूस है, वह स्वभाव से कंजूस है। तो देखिए यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? प्रकृति का बोध हो रहा है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। चलिए बनाया जाए। वह का सह, स्वभाव में तृतीया लगेगा तो इसे बनेगा प्रकृत्या। स्वभाव में तृतीया लग गया, प्रकृत्या लिख देंगे, तृतीय विभक्ति लग गया। कंजूसों का संस्कृत होगा कृपण, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्थि, कृपण अस्थि। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कहा जाए राम जाति से ब्राह्मण है, राम जाति से ब्राह्मण है। तो आप ध्यान दीजिए कि राम किस चीज से? जाति से, तो जाति में तृतीया लगाएंगे तो बनाएंगे रामोह। जाति में तृतीया लगाएंगे तो लिखेंगे जात्या,
और ब्राह्मण का ब्राह्मण, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। चलिए अगला बनाते हैं, वह नाम से कृष्ण है, वह नाम से कृष्ण है। तो नाम से है, नाम में तृतीया लगाएंगे, लिखेंगे सह, वह का संस्कृत सह, नाम में तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा नामना। नाम शब्द रूप में आप लोग को पढ़ाए हूं। कृष्ण का कृष्ण, कृष्ण, और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। तो इसमें मैंने तृतीया विभक्ति का 3 सूत्र आप लोगों को पढ़ाया। इन तीनों को अच्छे तरीके से आप लोग को देख लेना है, और जो नहीं समझ में आए कमेंट करके बताना है, छोड़ना नहीं है, कमेंट करके बताना है अगर समझ में नहीं आया हो तो। अगर आप लोग को मेरे वीडियो समझ में आया हो, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि आगे बढ़ूँ मैं भी। धन्यवाद।